सिजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट का बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी एक्टिविटी, इमोशन और उसकी थिंकिंग प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। यह एक गंभीर मानसिक बीमारी है। 19वीं सेंचुरी से पहले इसको भूत प्रेत चुड़ैल बोलते थे। 50% पेशेंट इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं क्योंकि उनके नॉलेज की कमी के कारण। ये बीमारी ज़्यादातर बचपन में या फिर एडल्ट एज में होती है। 40 के बाद भी एज ग्रुप को ये हो सकता है। मरीज को इस बीमारी से लड़ने में ज़िंदगी भर संघर्ष करना पड़ सकता है। इसका कॉमन केसेस जो आती है वो मेल में 10 to 25 ईयर में स्टार्ट होती है और फीमेल में 25 to 35 ईयर में। इसमें मरीज को भूत प्रेत, साया बताना, झाड़ फूक करना, कभी कभी टॉर्चर करना पेशेंट को। सिजोफ्रेनिया का एग्जैक्ट काउज अननोन है, पता नहीं है, लेकिन कुछ कारण जिसकी वजह से ये हो सकता है। फिजिकल, वे लोग जो नशा करते हैं उनमें नशा नहीं करने वालों की तुलना में सिजोफ्रेनिया का चांसेस 6 गुना अधिक होता है। जेनेटिक काउजेज होती है जिसमें फैमिली में रन करता है, पहले किसी को हुआ हो तो इसका चांसेस भी रहता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है। अगर कुछ इन्वायरमेंट में कुछ ट्रिगर होने से ये शुरू हो सकता है, या फिर आपके आसपास अगर सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है तो भी आपको, या फिर कुछ कंडीशन होती है जिसमें ये ट्रिगर की वजह से सिजोफ्रेनिया हो सकता है। अगर आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल इमोशनल लाइफ है, तनावपूर्ण में आप जीते हैं, तनावपूर्ण आप कंटिन्यूसली तनाव में रहते हैं या कंटिन्यूसली डिप्रेशन में रहते हैं, तो भी सिजोफ्रेनिया का एक रिस्क फैक्टर है। दिमाग में केमिकल का इम्बैलेंस होना, जो न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामाइन और सेरोटोनिन, उसका इम्बैलेंस होना, न्यूरॉन्स में गड़बड़ी या असंतुलन हो जाते हैं या उसमें सूजन आ गई तो इसका मेन कॉजेज में आ जाता है, रिस्क फैक्टर है सिजोफ्रेनिया का। ऑटो इम्यून डिजीज में जब शरीर में, ब्रेन में एन मिथाइल डीएस्पिरेट प्रतिक्रिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी का निर्माण करता है, तो ऐसी स्थिति में एंटीबॉडी ब्रेन से प्राप्त होने वाली समान सिग्नल, जो भी मतलब उसकी जो सिग्नल मिलती है उसको वो रोकती है, जिसके कारण ब्रेन में इंसेफ्लाइटिस हो जाती है। और सिजोफ्रेनिया का ये एक मेन कॉजेस है, रिस्क फैक्टर है सिजोफ्रेनिया का। सिजोफ्रेनिया इसमें मेल और फीमेल दोनों इफेक्ट हो सकते हैं। एन मिथाइल डीएस्पिरेट एक ग्लूटामेट रिसेप्टर है, आयन चैनल प्रोटीन है जो नर्व सेल में पाया जाता है और ये स्मृति कार्यों, मतलब सिग्नल कार्यों के लिए सिग्नल जो देता है ब्रेन में, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रेगनेंसी के टाइम पर होने वाली जो भी प्रॉब्लम के वजह से भी सिजोफ्रेनिया हो सकता है। प्रेगनेंसी वोमेन अगर बहुत ही वीक हो या किसी जहरीले वस्तु का सेवन किया हो तो उसके बच्चों को हो सकता है। जिन बच्चों का वजन कम होता है या जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं, प्रीमेच्योर बेबी होते हैं, उनमें आगे जाकर सिजोफ्रेनिया ज़्यादा देखने को मिलता है। स्ट्रेस के वजह से सडनली एकाएक सिजोफ्रेनिया होता है। माता पिता दोनों हो सिजोफ्रेनिया तो बच्चों में 40% होने का चांस होता है, और एक हो तो 12% सिजोफ्रेनिया होने का चांस होता है। ऐसे बच्चे बीमारी से पहले अकेले रहना, बात ना करना, अकेले रहना पसंद करना, बाद में उनकी 20 to 25 ईयर, मतलब 20 से 25 साल की एज होने के बाद अगर वो किसी भी चीज़ को लेके ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो सिजोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है। जैसे अगर बच्चे 20-25 के बाद वो फाइनेंशियल या फैमिली प्रॉब्लम या एजुकेशन या किसी भी चीज़ पे वो स्ट्रेस लेते हैं तो उनमें सिजोफ्रेनिया होने का चांसेस ज़्यादा होता है। सिजोफ्रेनिया का सिम्टम क्या है? शुरुआत में लक्षण इसका पहचानना, जो इसके सिम्टम है वो मुश्किल होता है। इनिशियल में बीमारी की शुरुआत में इंसान ज़्यादातर अकेले रहना शुरू कर देता है, अपनी दुनिया में खो जाता है, बैठे बैठे सोचता रहेगा, हर चीज़ में शक करना, बार बार हाथ धोना, बार बार पैर धोना, पेशेंट को लगना कि कोई मेरे खिलाफ है, जैसे परिवार, पड़ोसी, पुलिस या कोई भी हो, लगना कि सब लोग मेरे ऊपर ही चर्चा करते हैं, शक करना सब पे, अकेले में बड़बड़ाना, उन्हें लगना कि किसी से बात कर रहे हैं, किसी भी टाइप का मीनिंगफुल काम ना करना, इंटरेक्ट खत्म हो जाना, सब काम छोड़ देना, बात करने से कतराना, एक ही स्थिति में रहना, जैसे बैठे हैं तो वो बैठे रहेंगे, खड़े हैं तो खड़े हैं, वो अगर किसी को देख रहे हैं तो वो लगातार देख रहे हैं,
दिमाग के विचार इसमें बदल जाते हैं। खुद पर या दूसरों के ऊपर गुस्सा करना, उनको चोट पहुंचाना। अनसुनी आवाज़ों की वजह से कई लोगों में आत्महत्या की भी प्रवृत्ति आ जाती है या दूसरों को भी मारने या कोशिश करते हैं। कुछ दिखना जो होता नहीं है, ऐसी बातें करना जो कभी हुआ ही नहीं। कभी कभी ये ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं। पेशेंट को सिज़ोफ्रेनिया पेशेंट को फैमिली पे शक होने लगता है कि मेरे खिलाफ सब बात करते हैं, प्लानिंग करते हैं। कई बार अकेले बैठे बैठे आवाज़ें सुनाई देते हैं, खुद से बातें करने लगता है, बैठे बैठे हंसने लगता है, बैठे बैठे वो हाथों से इशारे करने लगेंगे। जो चीज़ नहीं होती है उसे वास्तविक समझ लेना, जैसे रस्सी को सांप समझ लेना। खाने और कपड़ों में स्मेल आने लग जाएगी, ऐसा वो सिज़ोफ्रेनिया पेशेंट का सिम्टम होती है, पहचान होती है। बॉडी में अलग अलग सेंसेशन महसूस करना, कीड़ों का आभास करना, एकदम से बहुत ज़्यादा भगवान या पूजा पाठ में विश्वास करने लग जाना। जो पहले कभी पूजा नहीं करते थे वो एकाएक ज़्यादा पूजा करने लगेंगे या रोज़ रेगुलर एवरेज से ज़्यादा वो पूजा करने लग जाते हैं। बिहेवियर इमोशन का मैच नहीं करता है। पेशेंट अपने आप को किंग या मालिक समझ बैठना। जब वो साइकेट्री के पास हो या मेंटल हॉस्पिटल में तो वो बिल्कुल नॉर्मल, या अगर वो झाड़ फूक आप करवा रहे हैं, किसी मंदिर लेके जा रहे हैं तो बिल्कुल नॉर्मल शांत हो जाएगा, लगेगा जैसे इनको पहले कभी कुछ कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ हो। अगर आप सिज़ोफ्रेनिया पेशेंट को कभी कभी आप उनसे अगर उनकी नाम पूछेंगे, जैसे उनकी नाम अगर सुप्रिया है तो वो अपनी नाम सुहानी बताएंगे। वो फीलिंग देंगे कि वो इंसान उसमें है ही नहीं। वो ऐसी बातें करेंगे जो कभी उन्होंने सुना ही नहीं, वैसी बातें करेंगे। लॉस ऑफ एसोसिएशन हो जाता है, उसकी बातों का ना मिलना, मतलब उसकी लाइन का कोई शब्द या कोई मतलब नहीं निकलना। एक वक्त में बहुत सारी एनर्जी दिखाना या बॉडी को कैटाटोनिक करना। कैटाटोनिक होती है कि जिसमें बॉडी में बिल्कुल बॉडी कठोर हो जाता है, एकदम टाइट हो जाएंगे बॉडी। शारीरिक रूप से निष्क्रिय होना, एम्बिवेलेंस हो जाना। पेशेंट डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उनको क्या करना है या नहीं करना है, जैसे खाना है या नहीं खाना है। जैसे आंटी के पास जाने के लिए बोलना, फिर तैयार होना, फिर नहीं जाने के लिए बोल देना। थॉटलेसनेस हो जाते हैं, उनके पास विचार कुछ होते हैं नहीं, ऐसी चीज बोलना जिसके बारे में समझ ही नहीं होना। इमोशन लेस हो जाते हैं। इच्छा शक्ति उनके पास बिल्कुल नहीं होता है। वहम और भ्रम में वो हमेशा रहेंगे। काल्पनिक लोगों से बात करना, स्पीच एंड राइटिंग डिसऑर्डर, वो लिखने या पढ़ने में, वो बोलने में भी असमर्थ हो जाते हैं। चेंज इन मूड, जैसे एंग्जाइटी या वो अभी कुछ और हैं, थोड़ी देर के बाद कुछ हो जाएगा, ऐसा उनका चेंज मूड बहुत जल्दी। वो बताएंगे कि हमें कानों में आवाज आना, शक करना, उनको लगना कि हमारे कानों में कोई बोल रहा हो। खोया खोया रहना, जैसे उसे लोग घर में कैमरा लगा है, उसे कोई देख रहा है, उनकी खिड़कियों से कोई झांक रहा है, कोई उनका पीछा कर रहा है। अनजान व्यक्ति से बात करना, उसे लगना कि उससे कोई बात करता है। जैसे अगर वो सीढ़ी पे चढ़ रहे हो तो उनको लगना है कि हमारे साथ सीढ़ी पे कोई चढ़ रहा था। सिज़ोफ्रेनिया का जो ट्रीटमेंट है वो इसमें है, किसी भी तरह के जादू टोना और अंधविश्वास में पहले तो ना पड़े। इसका एकमात्र इलाज मेडिसिन है। मरीज के पास शांत वातावरण रखें। नुकीले और विषाक्त पदार्थ मरीज के पास बिल्कुल ना रखें। पेशेंट खाने से मना कर सकता है, पर्याप्त खाना दें, उसको खाने में कोई कमी ना दें। मरीज के सामने अपने परेशानियां ना बताएं, अपनी जो प्रॉब्लम है वो पेशेंट को ना बताएं, फैमिली का प्रॉब्लम पेशेंट को ना बताएं। धैर्य रखें, प्यार दें पेशेंट को। साइकेट्रिक को दिखाएं, अच्छी नींद लेने दें पेशेंट को, रेगुलर मेडिसिन दें। कुछ कंडीशन में पेशेंट को एडमिट भी करवाना पड़ता है। वेकेशनल या आर्ट थेरेपी दे सकते हैं ताकि उसकी लाइफ में थोड़ा सुधार हो सके। सपोर्टिव साइकोथेरेपी की भी मदद लें। लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट करें, उसकी बदलाव करें बिल्कुल। फैमिली एंड फ्रेंड उसका जो भी हो वो उनको बिल्कुल सपोर्ट दें। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पेलिपेरिडोन, क्लोरोप्रोमाजीन, फ्लूफेनाजीन, ये सब जो ड्रग्स होती हैं वो उनको दें। ये सारी ड्रग्स साइकेट्रिक के अकॉर्डिंग ही लें, बिना डॉक्टर के सलाह के या परामर्श के बिल्कुल भी इसका इलाज नहीं करें।
एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का इफेक्ट आने में 4 to 6 वीक लग जाते हैं, कभी कभी 1 मंथ लग जाता है, और ये जो लगती है ये सीवियर केस में होता है। और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ट्रीटमेंट लंबा चलता है, कम से कम 1 साल या 2 साल तक चलना टाइम पीरियड ले लेते हैं इसमें। या फिर अगर आप ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ दोगे तो कम टाइम में ट्रीटमेंट लेने पे ये वापस हो जाना, माइल्ड केस में हो जाते हैं। ऐसा आपने 6 महीने इसका ट्रीटमेंट लिया या फिर आपने छोड़ दिया कि आपको लग गया कि अब पेशेंट ठीक हो गया है, तो ये 2, 3 या 4 महीने या 1 ईयर के बाद या 2 ईयर या 5 ईयर के बाद भी ये वापस ऐसी प्रॉब्लम शिकायतें आ जाती है। इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली है 1 और 2 ईयर्स वो लें। एंटीसाइकेटिक के साइड इफेक्ट्स मैनेजेबल हैं, जैसे हाथ कांपना, भूख बढ़ना, नींद ज्यादा आना। दवा चेंज कर सकते हैं या कुछ ऐड कर सकते हैं। अगर सेजोफ्रेनिया किसी को 45 ईयर ओल्ड में स्टार्ट हो तो लेट ऑनसेट बोलते हैं। औरतों में ज्यादा होता है ये और जितनी लेट बीमारी होगी उतनी अच्छा रिजल्ट होगी मेडिसिन की। पेशेंट को जो उसका इंटरेस्टेड वर्क है या जो उसका इंटरेस्टेड एरिया है उसमें काम करने दें, जैसे उसको पेंटिंग करना, खेल खेलने दें, राइटिंग करना, या वो ज़्यादा टीवी देखते हो तो उनको टीवी देखने दें, कार्टून देख रहे हो तो कार्टून, उनका मतलब जो भी इंटरेस्टेड एरिया है उसमें उनको इन्वॉल्व करके रखें। अल्कोहल स्मोकिंग को अवॉइड करें, बिल्कुल भी ना दें या बिल्कुल भी नहीं लेने दें। परिवार के मेंबर के साथ मिलना जुलना, समय बिताना मूड ठीक कर सकता है।